सहारनगुरु डिजिटल क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गिरी आपके साथ क्लास 12 बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, जिसमें कि हम लोग आनुवंशिकी की बात कर रहे हैं। आनुवंशिकता के विभिन्न पहलुओं को हम देख रहे हैं और इस संदर्भ में अगर हम पितामह की बात करें तो आनुवंशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल की बात आती है। तो यहाँ हम शुरुआत करने जा रहे हैं मेंडल के नियमों की। उसके पहले कुछ बिंदु हैं जिससे हमको ये स्पष्ट हो जाएगा कि मेंडल की सफलता का क्या राज था। मेंडल की सफलता के कारण की बात यहाँ किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेंडल ने पाइसम सटाइवम यानी कि मटर के पौधों पर अपने आनुवंशिकता के प्रयोगों को संपादित किया और इन प्रयोगों को संपादित करके उन्होंने पहली बार एक ठोस व्याख्या दी। गणितीय सूत्रों के हिसाब से उन्होंने आनुवंशिकता के नियम को समझाया। तो इनकी सफलता के कुछ मुख्य कारण हमारे सामने हैं जिनको हम देखते हैं। तो क्या फर्स्ट पॉइंट क्या दे रहा है कि मेंडल ने मटर के पौधों की कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। अब यहाँ पर दो बातें और आएंगी इसके साथ कि मेंडल ने जो प्रयोग किए वो मटर के पौधे के साथ कई पीढ़ियों तक किए, तो क्यों किए, एक सवाल मेरा है। तो इसका जवाब क्या हो सकता है कि सबसे बड़ी सुविधा इनको ये थी कि मेंडल ने जब मटर के पौधों का पर अध्ययन किया तो मटर के पौधों का जीवन काल संक्षिप्त है। लगभग 80-90 दिन में एक पीढ़ी का समापन हो जाता है और एक निश्चित छोटे क्षेत्र में भी मटर के पौधों को उगाया जा सकता है। ये कुछ विशेषताएं थी मटर की कि वो कई पीढ़ियों तक इसका प्रयोग करते रहे, अध्ययन करने में सफलता पाई। दूसरा पॉइंट ये दे रहे हैं कि इन्होंने एक बार में एक ही लक्षण के प्रयोग पर ध्यान दिया। ये सबसे बड़ी बात थी। इसमें एक बिंदु मैं और जोड़ना चाहूंगा कि कुछ संयोग ऐसा था कि मेंडल ने जो 7 लक्षण लिए और इनके विरोधाभासी विषय पर इन्होंने अध्ययन किया। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पौधे की लंबाई पर इन्होंने अध्ययन किया एक लक्षण, और लंबाई में इन्होंने लंबे और बौने पौधे लिए, 2 तरह के लंबे और बौने पौधे लिए। अब ये दोनों विरोधाभासी विषय थे, अपोजिट ट्रेड्स थे। संयोग ये अच्छा था, ये अच्छी बात थी कि ये जितने कैरेक्टर्स लिए, लक्षण लिए, वो अलग अलग जीन पर उपस्थित थे। इस पर बात कम होती है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा, ये स्पेशल पॉइंट है कि ये गुड लक था मेंडल का कि इन्होंने जो 7 कैरेक्टर्स लिए संयोगवश ये 7 कैरेक्टर अलग अलग जीन से कंट्रोल होते हैं। ये इनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण था। और क्या पॉइंट दे रहा है, मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों का एक लेखा जोखा रखा, बैक कैलकुलेशन रखा, और उसके साथ ही साथ उन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस किया, गणितीय गणनाएं की, और इस आधार पर उन्होंने अपने नियम का प्रतिपादन किया। अब आते हैं हम मेंडल के नियम क्या हैं। मेंडल के नियम या आनुवंशिकता के नियम मेंडल के द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स जिसको कहा जाता है। तो 3 नियमों की बात किया जाता है मुख्य रूप से, जिसमें सबसे पहला आता है प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इंग्लिश में इसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर हम कहें क्या कहता है ये नियम, तो क्या बता रहा है, जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों, ट्रेट्स, उपलक्षण है ट्रेट्स,
वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। इसे प्रभाविकता का नियम बता रहे हैं। तो इस प्रभाविकता के नियम को हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो देखेंगे कि जो किसी दो जीवों के बीच में अगर क्रॉस कराया जा रहा है, एग्जाम्पल यहां सामने दिया है कि प्योर ट्रेट का ये जनक है शुद्ध टी, कैपिटल टी, इसके साथ शुद्ध बना है स्मॉल टी को जब आपस में क्रॉस कराया जा रहा है तो इनके युग्मक जो बन रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके पश्चात प्रथम पीढ़ी फर्स्ट पीढ़ी में जो संतति मिल रही है वो 100% हाइब्रिड है। 100% संकर लंबे पौधे हो गए कैपिटल टी और स्मॉल टी। प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दिया वो सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट का लक्षण दिखाई दिया, न कि रिसेसिव ट्रेट का लक्षण दिखाई दिया। तो ये मेंडल का पहला नियम हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविकता का नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है बंटवारा। नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अलग होना, पृथक्करण, अलग होना, दैट्स द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दैट इज नोन एज द प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो अब इस स्थिति में क्या हो रहा है? जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण करते हैं, सपोज दैट ए टीटी और टीटी ही ले लिए हम, तो अलग अलग उपलक्षण हो गए। अब तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। अलग हो जाना, अलगाव होना। अब ये अलगाव कैसे होता है इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। कहाँ चले गए? एक मिनट, ये देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखें। अगर एक लक्षण हम लेते हैं किसी भी जीव के, दो अलग अलग ट्रेट्स लिए, तो अब इस ट्रेट में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये हम देख पा रहे हैं कि यहां जब F1 पीढ़ी की संतति हुए तो इसमें 100% ये हाइब्रिड है, संकर वाले हैं। अब जब इनका युग्मक बनेगा, ये जनक हो गया, ये जनक हो गए, और दोनों जनकों के बीच जब संकरण कराया जाना है तो उस स्थिति में युग्मक का बनना आवश्यक है। और युग्मक जो बन रहे हैं, गैमेट्स जो बन रहे हैं, उन गैमेट्स में दोनों ट्रेट अलग हो जा रहे हैं। जो ट्रेट के एलील्स हैं दोनों अलग हो जा रहे हैं बिल्कुल। यहां हम देख रहे हैं, पाएंगे कि यहां कैपिटल टी पूरी तरह से अलग हो गया और स्मॉल टी पूरी तरह से अलग हो गया। इसी तरह यहां कैपिटल टी अलग हो गया और स्मॉल टी पूरी तरह से अलग हो गया।
तो इस वजह से इसका एक और नाम आप दे सकते हैं, युग्मकों के पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, युग्मक अलग होते हैं। एक बात हमेशा याद रखेंगे हम कि जब भी गैमेट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे, तो वो युग्मक बिल्कुल प्योर फॉर्म में होंगे। इसी से इसको कहा जाता है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण की जगह शुद्धता भी शब्द आप यूज कर सकते हैं। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण नियम जो मेंडल का था। पहला क्या हुआ? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का नियम। एक लक्षण के जो विपरीत एलील है उसमें से एक विशेषक का एलील दूसरे पर हावी हो जाता है। दोनों साथ में रहेंगे तो एक को दूसरे ने ढक दिया, लेकिन जब भी युग्मक बनेंगे तो युग्मक अलग हो जाएंगे। कैपिटल टी यहाँ अलग हो गया, स्मॉल टी यहाँ अलग हो गया, जब ये इस कंडीशन में है, ये हाइब्रिड कंडीशन में है। तो ये दो बातें हुई। तीसरा नियम क्या कहता है मेंडल का? तीसरा नियम कहता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कह रहा है स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र प्रदर्शन। यहां एक शब्द और लगा सकते हैं, अपव्यूहन की जगह आप स्वतंत्र प्रदर्शन शब्द भी यूज कर सकते हैं। प्रदर्शन, स्वतंत्र प्रदर्शन का नियम। सारे लक्षणों के जो भी विषयक होंगे वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा जा रहा है, जब दो जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले पौधों के जीवों के संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों को, वैकल्पिक स्वरूप अल्टरनेटिव फॉर्म्स का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं कर सकती, वो स्वतंत्र रहेंगे। अब इसके लिए हमको करना क्या होता है कि हमको डाई हाइब्रिड क्रॉस कराना पड़ेगा, जीनी क्रॉस कराना पड़ेगा, जिसमें दो लक्षणों को हम की बात करेंगे, तब ये बात स्पष्ट होगी क्या मसला है, कैसे ये एक्सप्लोर होगा। तो हम देखें, यह नियम द्विसंकर पर आधारित है, द्विसंकरण पर आधारित होगा। अब इसमें पेरेंट्स लिए जाते हैं, ये पी हो गए हमारे, गोल पीला, यानी कि गोल और पीला बीज है, ये सीड है, क्योंकि और इसका कॉन्ट्रडिक्टरी क्या हो गया, झुर्रीदार और हरा बीज। दोनों को हमने प्रदर्शित कैसे किया, तो गोल और पीला को कैपिटल आर कैपिटल वाई से इंडिकेट किया, झुर्रीदार और हरे को हमने स्मॉल आर और स्मॉल वाई से प्रदर्शित किया। अब इनके जो युग्मक बने गैमेट्स जी, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। इसके गैमेट्स जो हैं स्मॉल आर और स्मॉल वाई है। अब जब इनमें इनमें क्रॉस कराया गया, इनमें संकरण कराया गया, तो F1 की स्थिति क्या हो गई, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब ये F1 है और F1 के बीच में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया,
सेल्फ क्रॉस कह सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हैं। तो जो सेल्फ क्रॉस कराया गया तो हमको जो गैमेट्स मिले, युग्मक जो मिले, युग्मक 4 तरह के मिल गए। युग्मक मिले हमें 1 2 3 4। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये युग्मक 4 तरह के बने दोनों से। अब इन दोनों तरह के युग्मकों को हमने क्या किया कि पुनेट्स स्क्वायर के मदद से पुनेट्स स्क्वायर में इसको एडजस्ट किया, पुनेट स्क्वायर बनाया और पुनेट्स स्क्वायर में इन गैमेट्स को लिखा। अब इन गैमेट्स में हम देखेंगे कैपिटल आर वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आई वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, दोनों तरफ से लिखे गए गैमेट्स। अब इन गैमेट्स को जोड़ा गया आपस में, ये दोनों गैमेट्स को ऐड करेंगे। किसी भी बॉक्स को हम एनालाइज करना चाहें, सपोज दैट ये बॉक्स हमारा है, तो इस बॉक्स को एनालाइज करते हैं तो हम देखेंगे कि यहां से कैपिटल आर लिया गया और फिर कैपिटल आर यहां से लिया गया, यानी कि यहां से देखिए एरो बना के इसको दिखा रहे हैं, ये और ये दोनों जोड़ दिए गए, दोनों तरफ से कैपिटल आर मिले और दोनों तरफ से स्मॉल वाई मिले। किसी भी बॉक्स को इस तरह आप समझ सकते हो और इसका अभ्यास करना जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप पुनेट्स स्क्वायर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पृथक्करण के नियम को नहीं समझ सकेंगे, कैसे सेग्रीगेशन हुआ, सॉरी पृथक्करण की बात मैं कर रहा हूं, स्वतंत्र अपव्यूहन की बात, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे होगा। तो इस तरह से आप चार्ट प्रिपेयर करेंगे और चार्ट प्रिपेयर करने के साथ साथ इसमें और कुछ मैं कहानी दिखा सकता हूं, आप देखने का प्रयास करो। 1 2 3 4, फिर इधर से यहां पर आ जाते हैं, ये 5 6 7 8 9, एक ट्रायंगल बनाते हैं और इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि सारे के सारे पौधों का फिनोटाइप जो है, फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। ये सबके सब पौधे कैसे हैं, राउंड, गोल, बीज वाले एवं गोल एवं पीले बीज वाले ये पौधे हैं। सबको गौर से देखिए और यदि संभव हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि क्या ये एनालिसिस इसी तरह होता है। और दूसरा देखो, एक त्रिभुज मैं और बना रहा हूं, 1 2 3, इन तीनों को मैं जोड़ दिया। अब इन तीनों पौधों को अगर आप देखें तो इन तीनों कंडीशन में स्मॉल आर आर हैं, दोनों आर स्मॉल है, तो इसके विपरीत पौधा बीज कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा, झुर्रीदार बीज होगा। उसके साथ दूसरा लक्षण पीला होगा या कि हरा होगा, तो पीला होगा क्योंकि कैपिटल वाई सब में है, यहाँ भी कैपिटल वाई है, यहाँ दोनों वाई कैपिटल है, यहाँ पर भी एक वाई कैपिटल है। झुर्रीदार एवं पीला, पीले बीज, ये अनुपात देखते जाना, ये 9, ये 3, अभी 4 पौधे बाकी हैं,
इन 4 पौधों को देखते हैं तो एक ये पौधा बाकी है, दूसरा ये पौधा बाकी है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब इन तीनों को भी जोड़ते हैं हम साथ में, एक तीसरा ट्रायंगल बना। कुल मिला के ये तीसरा ट्रायंगल है। अब इस तीसरे ट्रायंगल में हम क्या पाते हैं? इस तीसरे ट्रायंगल में हम ये पा रहे हैं कि दोनों आर में से एक आर तो कैपिटल ही है, दोनों आर में एक आर तो कैपिटल ही है। यहां आर कैपिटल है, यहां भी आर कैपिटल है, यहां भी आर कैपिटल है, और इसके साथ ही साथ इसको देखिए, ये 2 3, इन तीनों कंडीशन में आर कैपिटल है एक एटलीस्ट, लेकिन वाई किसी में कैपिटल नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में जो पौधे होंगे वो किस तरह के होंगे? आर कैपिटल है तो राउंड होंगे, लेकिन वाई कैपिटल नहीं है तो गोल गोल एवं पीले पौधे होंगे। तो 3 पौधे गोल और पीले होंगे, इसके ऊपर 3 थे, उसके ऊपर 9 था। अब आखिर में बच गया एक, आखिर में कितना बच गया? ये एक अकेला बेचारा बच गया। इसमें कोई भी कैपिटल लेटर नहीं है, सब के सब स्मॉल लेटर हैं। आर भी स्मॉल है और वाई भी स्मॉल है। तो ये अब कैसा होगा? ये झुर्रीदार होगा और झुर्रीदार के साथ हो गया, गोल की जगह झुर्रीदार हो गया। अब पीले की जगह ये हरा होगा एवं हरे। ये जो एनालिसिस था, इस एनालिसिस को चूंकि ये किस आधार पर आधारित है? इसका आधार सिर्फ अपीयरेंस है, देखने में पौधे कैसे हैं, देखने में बीज कैसा है, इस आधार पर है। तो इसको कहते हैं फिनोटाइप रेशियो। ये हम लोगों ने किसकी बात की? तो फिनोटाइप की बात की। लेकिन जब जीनोटाइप पर जाएंगे, जब जीन के कॉम्बिनेशन की बात होगी, जब एलील की बात होगी, तब हमें एक एक इस अल्फाबेट्स को देखना होगा। अल्फाबेट्स बोले तो एलील्स को देखना होगा। अब इस एलील्स को जब हम देखते हैं तो रेशियो जो हमको मिल रहा है 1:2:2:1:1, 4 1 फिर 2 फिर 2 और 1, यही अनुपात हमें मिलेगा। इस अनुपात को हम कैसे एक्सप्लेन करें? यहां पर लिखा है 1:2:1:2, लेकिन हमने 1 के साथ 2:2 कंटिन्यू रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं, आपको समझने में ज्यादा सुविधा होगी इस माध्यम से। आओ देखते हैं। तो सिंगल 1 ये हो गया, कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई वाई। अब इसके बगल में आते हैं, कैपिटल आर के साथ एक स्मॉल आर आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है। अब देखो तीसरे स्टेज पर मैं आता हूं, ये और ये बिल्कुल सिमिलर है, कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है। अब फिर मैंने कहा 1, अब 1 जो है ये देखो अकेला है, ये 1 यहां पर अकेला है, ये है स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसके बाद कौन सा नंबर है 4। अब 4 के लिए तो बहुत आसान है, एक सीधी लाइन यहां से खींचिए, एक कोने से नीचे से और यहां ऊपर ले आके मिला दो, चारों को देखो एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चारों एक जैसे हैं। इसी तरह से फिर जब हम अपोजिट साइड में आएंगे, ये एकलौता होगा, देखो ये एकलौता होगा जिसको हमने यहां 1 बना लिखा है, फिर इसके साथ 2 2 ये दोनों एक जैसे होंगे, फिर ये दोनों एक जैसे हैं और फिर ये एकलौता है, तो यहां क्या होगा 1 कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये 2 स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, और ये जो लास्ट वाला बचता है स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जीनोटाइप कॉम्बिनेशन हो गया। इस जीनोटाइप कंडीशन में कितनी कैटेगरीज हो रही है, तो कैटेगरीज काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरह के पौधे हैं। जो एलेलिक कॉम्बिनेशन होगा, एलेलिक कॉम्बिनेशन के हिसाब से पौधे कितने तरह के हो गए, 9 टाइप्स के, 9 तरह के पौधे हो गए। लेकिन फिनोटाइप के आधार पर, आकारिकी के आधार पर पौधे सिर्फ 4 तरह के हुए, जिनका रेशियो हुआ 9 3 3 1। और ये रेशियो आप इस तरह से भी लिखना चाहो तो 1 2 1 2 4 लिख सकते हो, लेकिन मैं जिस विधि पर ज्यादा फोकस करता हूं, जिस तरीके को ज्यादा आसान समझता हूं और मेरे स्टूडेंट्स को भी ज्यादा अच्छा लगता है कि 1 2 2 4 के बाद 1 2 2 1 4, ठीक है, 1 2 2 1 4, फिर 1 2 2 1, ये तरीका। और इसमें आपको ये कॉम्बिनेशन सेग्रीगेट करने में इनको आसानी होगी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इनको देखो गौर से। पहला एकलौता पौधा, ये दोनों एक दूसरे जैसे 2 हो गए, ये इसका मित्र हो गया 2 हो गए, ये बीच में एकलौता बच गया, यहां पर आ गए हम लोग। इसके बाद में ये बीच वाले चारों के चारों मित्र हैं, एक साथ हो गए 4, फिर एक एकलौता इन 4 के बगल में, फिर 2 यहां और यहां, फिर ये 2 एक जैसे और ये एकलौता। इस तरह से आप आसानी से किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के आप जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल सकते हो। मैं 2 एग्जाम्पल दे देता हूं, आप कोशिश करिए कि सॉल्व करो, और अगर ये आप सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें ये डाइहाइब्रिड क्रॉस संकरण कराने में आपको सुविधा होगी और आपको समझ में आ जाएगा। एक पौधा ले लेते हैं लंबा, एक लंबा पौधा हमने लिया और लंबा के पौधे के साथ गोल बीज ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टी हो जाएगा और गोल के लिए आर हो जाएगा, कैपिटल आर। इसका विरोधाभासी पौधा कौन सा हो जाएगा, बौना पौधा, बौना
और झुर्रीदार, इन दोनों गुणों से आप परिचित हो चुके हो। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब इस दो लक्षणों के लिए आप पुनेट्स स्क्वायर बनाइएगा और पुनेट्स स्क्वायर बना के और उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप का एनालिसिस करिए, तो आपको एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिल जाएगी द्विसंकर क्रॉस की। और तीनों देखो, इस क्रॉस में आपको तीनों चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मेंडल के जो 3 नियम हैं वो तीनों नियम यहाँ स्पष्ट हो जा रहे हैं। मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब हम यहाँ इस क्रॉस को शुरू करते हैं तो इस क्रॉस को शुरू करते समय हमने 2 युग्मक लिए, 2 जनक लिए, इनके युग्मक बने और F1 के पौधे प्राप्त हुए। इस F1 में लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया, ठीक है, प्रभाविकता का नियम आ गया। यहां नोट करते जाओ, फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया। यहां से जो ही युग्मक का निर्माण हो रहा है, युग्मकों का निर्माण जब हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि एक जनक से 4 तरह के युग्मक बन रहे हैं, 4 तरह के युग्मक बन रहे हैं। और जब 4 तरह के युग्मक बन रहे हैं तो तुरंत यहां पर सेकंड लॉ लागू हो जाता है, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, बंटवारा हो गया, या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों के पृथक्करण का नियम हो गया दूसरा। अब यहाँ के बाद जब F2 ये मिल रहा है हमको, तो F2 के रिजल्ट हमको थर्ड लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या स्वतंत्र प्रदर्शन का नियम। तो इसलिए एक बार डाइहाइब्रिड क्रॉस आप जरूर कराओगे, और डाइहाइब्रिड क्रॉस अगर कराते हो तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर एक मिल जाएगी तीनों नियम के बारे में। प्रभाविकता का नियम F1 में, युग्मकों के पृथक्करण का नियम युग्मक निर्माण के समय, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये F2 पीढ़ी के एनालिसिस में जब इसको हम देखते हैं तो सारे कैरेक्टर देखो, जैसे यहां पर क्या था कि गोल और पीला लक्षण एक साथ था, लेकिन यहां इस स्थिति एक ऐसी भी आ जा रही है कि गोल खत्म हो जा रहा है, झुर्रीदार पौधे आ रहे हैं, झुर्रीदार बीज मिल रहे हैं, लेकिन पीले रंग के हैं। इसी में दूसरी कंडीशन क्या आ रही है कि गोल लक्षण खत्म हो जा रहा है, झुर्रीदार पौधे आ रहे हैं, लेकिन पीलापन बचा रह रहा है। तो इसलिए तुम सबसे फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मेंडल्स के नियम को समझना है तो एक बार डाइहाइब्रिड क्रॉस का चार्ट खुद बनाएं और प्रैक्टिस करें एक बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे से तैयारी करिए और समझिए। ओके, ऑल द बेस्ट।